He is one of the youngest qualified chartered accountant of our country. तो हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए ही सीए की एजुकेशन को परस्यू किया। फर्म में जो है ना ऑडिट ट्रेनीज को धमकाया जाता है या डराया जाता है। टैक्स इज द मोस्ट लुक्रेटिव कंसल्टिंग फील्ड और वंस आप जब क्वालिफाई हो जाते हो ना तो आपके कॉलर थोड़े ऊंचे हो जाते हैं। मैं टैक्स चोरी करने की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्स को प्लान करने की बात कर रहा हूँ। एआई बेस्ड मैं समझता हूँ कि सप्लाई ही इंक्रीज करेगी कस्टमर्स। एक काले पानी जैसी सजा है टैक्सेशन। लोगों का ये भी मानना है कि ये सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। यस। अस्सलाम वालेकुम, आलिया हसन एक नए पॉडकास्ट के साथ। टैक्स एक ऐसा सेगमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जिसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है कि क्या इसमें हमें अपना करियर बनाना चाहिए या नहीं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ना सिर्फ इसमें अपना करियर बनाया बल्कि वो एज अ टीचर एडवांस टैक्सेशन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ आवर कंट्री who has completed his journey of chartered accountancy in the age of 22. Without further ado, let's meet Sir Murtaza Qaid. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। थैंक यू मिस आलिया फॉर द इंट्रोडक्शन। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, हाउ आर यू? अच्छा सर, सब ऑडिट की तरफ जा रहे होते हैं और सब जो है वो ऑडिट को ही सीए से रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है और आपने उसमें ना सिर्फ आपने वो आप पढ़ा रहे होते हैं बल्कि आपने तो उसको एज अ करियर भी ऑप्ट किया। सो हम इस बात पे थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हाउ वाज योर सीए जर्नी एंड एज यू हैव कंप्लीटेड इट इन सच अ अर्ली एज। सबसे पहले तो अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने जो है अपनी स्कूलिंग या अपना जो कॉलेज है वो एक इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से किया। सीए में जब आया तो जहां मेरे साथ कैम्ब्रिज के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉम्पीट कर रहे होते थे वहां पे मेरे लिए सीए एक सर्वाइवल की तरह था, लेकिन बस ये था कि फेथ था, अच्छे टीचर्स थे, अच्छे मेंटोर्स थे, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए ही सीए की एजुकेशन को परस्यू किया। टीचर्स की गाइडेंस, मेंटोरशिप लोगों से ली और पेरेंट्स का सपोर्ट था। तो 1 बाय 1 पेपर क्लियर होते गए और पता मतलब उस जर्नी में तो बड़ा फील होता था कि यार 4.5 साल 5 साल की पूरी जर्नी है, लेकिन आज अगर पलट कर देखता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि वो टाइम कहाँ इतना जल्दी गुजर गया और पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होते गए। आर्टिकलशिप जब ऑब्वियसली हमारी स्टार्ट हुई तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप का स्टार्ट किया था KPMG तासीर हादी से इन दी एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट। और सीए के आर्टिकलशिप में तकरीबन जो है 3.5 साल का जो अरसा होता है उसमें से शुरू के 2-2.25 साल मैंने ऑडिट में ही अपना आर्टिकलशिप का पीरियड परस्यू किया। सीए फाइनल के मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे, तो चूँकि एक 1 गो में सीए क्लियर हुआ था तो एक एम्बिशियस माइंड भी था कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। और ऑब्वियसली वो जॉब के साथ तो मतलब बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होता कि आप जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सको। तो हमेशा से एक माइंडसेट तो था कि ज़िंदगी भर जॉब नहीं करनी, अपना कुछ बिज़नेस करना है, चाहे छोटा मोटा ही सही, लेकिन अपना काम करना है। एंटरप्रेन्योर रोल में जो है ना अपना करियर देखा था। तो जब मैं अपनी ऑडिट की आर्टिकलशिप को परस्यू कर रहा था उस वक्त ही मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि ऑडिट में एज अ सेल्फ ओनर या एज अ एंटरप्रेन्योर करियर बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे फिर वो SME साइज़ कंपनीज़ हो या लिस्टेड कंपनीज़ हो या MNCs कंपनीज़ हो, उनके लिए एक बिग 4 या ए कैटेगरी के ऑडिट की ज़्यादा रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस समझी जाती है रादर दैन कि कोई XYZ ऑडिटर उनके फाइनेंशियल्स को ऑडिट कर रहा हो। तो उस टाइम पे मुझे ये समझ आ गया था कि ऑडिट में प्रोफेशनल करियर बनाना इन द एंटरप्रेन्योरशिप वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि कौन सी ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ही रहते हुए कौन सी ऐसी फील्ड है, अदर वो कॉर्पोरेट हो या टैक्सेशन हो या ऑडिट हो या रिस्क एडवाइजरी हो, जहाँ पे मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपना करियर बना सकता हूँ, बिजनेस रोल में आ सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है ना टैक्सेशन मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट समझ आया कि मैंने टैक्सेशन ऑप्ट किया था, मतलब टैक्सेशन में अपना डिपार्टमेंट शिफ्ट करवाया था बैक इन 2016। उस वक्त तक या इवन अभी भी अगर मैं बात करूँ ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इतना ज़्यादा रुझान नहीं होता कि वो अपने आप को टैक्स डिपार्टमेंट में या टैक्सेशन वाली साइड पे मूव करे। लेकिन उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया था कि टैक्सेशन में ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आ रहे होते या नहीं आना चाहते। उसके पीछे भी एक परसेप्शन है जो कि गलत है। लेकिन मैंने उस वक्त बहुत सारे सीनियर से मशवरा किया, अपने मेंटोर से मशवरा किया और फिर फाइनली जो है मिड ऑफ द आर्टिकल अपने ऑडिट के पार्टनर से रिक्वेस्ट किया और अपना डिपार्टमेंट टैक्सेशन में वॉलंटरीली चेंज करवाया। ये समझ लें कि मेरा एक ऐसा डिसीजन था कि हमारे टाइम पे और इवन अभी भी फर्म में जो है ना ऑडिट ट्रेनीज को धमकाया जाता है या डराया जाता है कि अगर काम सही से नहीं करोगे तो टैक्स में भेज देंगे। और मैं कुछ लोगों में से शायद मैं एक ऐसा बंदा था जिसने खुद पार्टनर को जाके रिक्वेस्ट की थी और वो रिक्वेस्ट का पीरियड भी 2-3 महीने तक चला था कि आप मुझे काइंडली टैक्स डिपार्टमेंट में रोटेट कर दें। और फिर टैक्सेशन में मेरा करियर स्टार्ट हुआ।
तो सर जब आपको समझ आ रहा था और आपके इर्द गिर्द ये बात हो रही थी कि एक काले पानी जैसी सज़ा है टैक्सेशन, तो आपने इतने सारे ऑप्शंस में से टैक्स को ही क्यों प्रेफर किया? देखिए, एक तो जनरली जो ऑडिट जब एक सीए का फॉर एग्जांपल के कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है, हमारे यहाँ जनरली हम जो डिसीजन ले रहे होते हैं ना, वो सबको देख के ले रहे होते हैं कि सब क्या कर रहे हैं तो वो भी हम कर लें। तो अभी भी जितने स्टूडेंट्स या जितने कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आते हैं, सबकी ख्वाहिश है कि हम एक्सटर्नल ऑडिट में ही अपना करियर स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको 3-3.5 साल की आर्टिकलशिप के बाद देखो कि 3-3.5 साल की आर्टिकलशिप के बाद कितने लोग ऑडिट में अपना करियर परस्यू करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 10 में से 2 लोग या 10 में से 3 लोग होंगे जो ऑडिट में अपना करियर बनाते होंगे। ज़्यादातर हाँ, पाकिस्तान से अगर बाहर जाते हैं तो चूँकि मोबिलिटी पर्सपेक्टिव से एक्सटर्नल ऑडिट एक अच्छी फील्ड समझी जाती है, तो वो पाकिस्तान से बाहर मूव करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट में स्टक रहता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में करियर बनाना चाहते हैं तो आर्टिकलशिप के बाद 80% लोग 70% लोग इंडस्ट्री मूव कर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनको एक बैलेंस लाइफ स्टाइल भी चाहिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए। बाकी जो 20-30% है वो या तो रिस्क एडवाइजरी में या कंप्लाइंस में या किसी और साइड पे, ऑडिट में बहुत कम लोग ही होते हैं जो कि अपना करियर परस्यू कर रहे होते हैं। और इसको जब मैं ऐसा बिजनेस भी देख रहा था तो ऑडिट मुझे इतना ज़्यादा इस तरह का बिजनेस नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इसको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे या थोड़ी बहुत टीम के साथ बिल्डअप कर सकूं, क्योंकि जहाँ पे बिग 4 का एक कंपटीशन है या एक कैटेगरी की फर्म का कंपटीशन है, वहाँ पे मेरे जैसे बंदे का जीरो से स्टार्ट लेना ऑडिट में जो है इतना प्रोस्पेक्टिव करियर नहीं नज़र आ रहा था। तो उस पॉइंट पे ये रियलाइज़ किया कि टैक्सेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट उस वक्त कम है। अभी वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल जितने कंसल्टेंट या प्रैक्टिशनर है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर ये ICMPs या लॉयर्स या LLBs परस्यू कर रहे होते हैं। तो और सेकेंडली अगर आप वैसे अगर सर्च वगैरह करें ना, तो टैक्स इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव कंसल्टिंग फील्ड। यानी अगर कंसल्टेंट में अगर मैं टॉप रैंकिंग निकालूँ कि कौन से कंसल्टेंट सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, कौन से कंसल्टेंट सबसे ज़्यादा हैंडसम अमाउंट बिजनेस के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं, तो उसमें टैक्स इज़ वन ऑफ दैम। और खैर एक दो एग्जांपल भी जो मैं वक्त के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जब मैं टैक्स डिपार्टमेंट में रोटेट हुआ तो मुझे फील हुआ कि वाकई ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव फील्ड है। अच्छा सर, आपने तो जो है वो टैक्सेशन ऑप्ट कर लिया, लेकिन मोस्टली ये चीज़ देखने में आती है कि जब स्टूडेंट्स अपनी सीए की जर्नी कंप्लीट करते हैं एंड दे आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनके पास जो है दिमाग में जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं वो यही होते हैं कि कोई फर्म में ऑडिटर या फिर अब्रॉड या फिर वो किसी भी इंडस्ट्री साइड में जाके CFO बनने की सोच रहे होते हैं। और यूजुअली आप देखें PRC लेवल से ही बच्चा आता है तो हमें CFO बनना है, यही ख्वाब लेकर आता है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो टैक्सेशन की तरफ इसी तरह देख रहा हो? क्या चीज़ है जो टैक्सेशन से बच्चों को दूर रखती है? देखिए, एक तो ये कि हमारे मतलब जिस प्रोफेशन में हम ग्रो करते हैं, लाइक जनरली हम अगर ऑडिट आर्टिकलशिप में अपनी आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे हैं तो हमारे आसपास वही लोग हैं जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी ऑडिट साइड या ऑडिट पर्सपेक्टिव से दे रहे होते हैं। फिर आप क्लाइंट्स के ऑडिट वगैरह पे भी जाते हो तो वहाँ जो आपकी डिस्कशन हो रही होती है वो कंपनी के फाइनेंस के लोगों से या CFO लेवल के लोगों से हो रही है, तो वो आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से और इस तरीके की चीज़ें बता रहे होते हैं। टैक्सेशन के साथ एक CA की जर्नी जो है ना काफ़ी कम गुजर रही होती है। अगर कोई स्टूडेंट स्पेसिफिकली टैक्सेशन में ही आर्टिकल्स कर रहा है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग ऑडिट या मैनेजमेंट या एडवाइजरी डिपार्टमेंट वगैरह में, वो टैक्सेशन के लोगों के साथ उठना बैठना ही नहीं होता, तो उनको टैक्सेशन की ग्राउंड रियलिटीज़ ही नहीं पता। अच्छा, टैक्सेशन में देखिए एक चैलेंज ये है कि होता क्या है कि वंस आपने CA के 20-21 पर्चे क्लियर किए, 3-3.5 साल की आर्टिकल्स की बिग 4 से या कैटेगरी से, और वंस आप जब क्वालिफाई हो जाते हो ना तो आपके कॉलर थोड़े ऊंचे हो जाते हैं। अब आप सोचते हो कि बस अब तो मुझे एक वाइट कॉलर जॉब करनी है और मेरे पास एक जो है ना 1800 cc कार होगी और इतना मेरा पैकेज होगा, इतना मेरा अलाउंस होगा। टैक्सेशन में थोड़ी सी ये जलालत है जो कि बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो क्या कि आप CA हो गए, अब आपने कोई क्लाइंट की एग्जेम्पशन लेनी है, क्लाइंट की कोई अप्रूवल लेनी है और आपने डिपार्टमेंट में जाना है किसी कमिश्नर के पास, तो कमिश्नर आसरा नहीं करता कि बाहर एक गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है या 22 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है। मुझे आज भी याद है कि मैं तो फ्रेश क्वालिफाइड था, मेरी फर्म के पार्टनर्स जो कि 10 साल के एक्सपीरियंस 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ थे, और हम जब डिपार्टमेंट में कमिश्नर से किसी मैटर के ऊपर डिस्कशन के लिए जाते थे तो कमिश्नर के लिए 2-2 ढाई घंटे वेट करते थे। और वहाँ पे फिर आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है, वहाँ पे आपकी रियल टेस्टिंग हो रही होती है कि आप क्वालिफाई कर गए हो या एक सीनियर फर्म के पार्टनर हो, और आपको डिपार्टमेंट में जो है कमिश्नर आपको 2 घंटे 2.5 घंटे वेट करवाएगा। ऑब्वियसली वो ब्यूरोक्रेसी इस तरह की है, तो ये एक तरीके से जो है ना नए CAs को थोड़ा वो कर लगता है कि यार क्वालिफाई करने के बाद भी ये जलालत है नहीं है तो फिर नहीं इस डिपार्टमेंट में नहीं जाना। लेकिन अगेन जब आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो आपको ये हैंडसम अमाउंट कमा के दे रहा होगा आइदर एज अ एम्प्लॉय या आइदर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, उससे कंपेयर करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। और अगेन ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ज़िंदगी में सिखाती है,
और अगेन फॉर एग्जांपल एक एंगल ये है कि अगर मैं 2 घंटे कमिश्नर के रूम के बाहर वेट कर रहा हूँ तो ये मेरे 2 कीमती घंटे का ज़ाया हो रहा है। मैं इस 2 घंटे में ही अपने साथ कोई केस लॉ या कोई किताब लेके चला जाऊँ और उस 2 घंटे में वो भी यूटिलाइज कर लूँ। तो अगेन हर एंगल से देखने वाली चीज़ है कि आप कौन से एंगल से किस चीज़ को कैसे देख रहे हो और उसमें क्या अपने लिए पॉजिटिविटी या क्या यूटिलिटी निकाल रहे हो। तो एज अ पैकेज इट इज़ हाईली लुक्रेटिव फील्ड। अच्छा, एक मुझे बात याद आती है कि जब हम अपनी सीए की क्लासेस ले रहे होते थे डिफरेंट अपने टीचर से, मेंटोर से, तो वो अक्सर जो है ना बातों बातों में एग्जांपल देते थे कि फ़लाँ कंपनी की मैंने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई और इतनी अकाउंटिंग में जो है ना उनको सेविंग करवा के दी, इतने मिलियंस का प्रॉफिट करवा के दिया। तो एज अ स्टूडेंट ना मुझे लगता था कि ये सारी हवाई बातें और ऐसा रियल में नहीं हो सकता कि इस टीचर ने जो है ना इतनी सेविंग करवा दी होगी, इतनी सेविंग करवा दी होगी और इतना कंपनी को प्रॉफिट करवा दिया होगा। लेकिन मुझे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस याद पड़ता है कि एक क्लाइंट था, वो एक रूटीन तरीके से अपना रिटर्न फाइल कर रहा था। मैं टैक्सेशन मतलब सीए फाइनल का टैक्सेशन पढ़कर ताज़ा टैक्स डिपार्टमेंट में आया था और वो क्लाइंट मुझे डिप्यूट किया गया था। तो मैंने क्लाइंट की जो बनी हुई वर्किंग थी ना उसको देखने से पहले उस क्लाइंट की वर्किंग अपने हिसाब से बनाई और जो जो मेरे पास टैक्स में पॉसिबल ऑप्शंस थे एग्जम्पशंस के या टैक्स कंसेशंस के उनको ऑप्ट किया। तो कोई 1 साल में उनकी 20 से 22 मिलियन की टैक्स सेविंग निकल रही थी। और क्लाइंट के साथ जब पहले मैंने अपने पार्टनर के साथ वो ट्रीटमेंट शेयर की तो पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि 20-22 मिलियन मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए हो गए। क्लाइंट के साथ वो वर्किंग शेयर की तो क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ। क्लाइंट ने उस 1 साल की वर्किंग पे कोई पिछले 5 साल के रिटर्न रिवाइज करवाए, यानी कोई 70-80 मिलियन की 5 सालों में सेविंग हो रही थी। तो वो चीज़ जो पहले मैं क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट सुनता था टीचर्स के मुझ से कि मैंने इतनी सेविंग करवाई या इतना फ़ायदा करवाया, तो वो चीज़ मैंने टैक्स डिपार्टमेंट में होते हुए देखी भी कि हाँ अगर आप टैक्सेशन के लॉ को प्रॉपर्ली मैनेज करो, मैं टैक्स चोरी करने की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्स को प्लान करने की बात कर रहा हूँ, तो आप बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट को एडवांस में या क्लाइंट के स्ट्रक्चर को देखते हुए इस तरीके से प्लान कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज की बाउंड्रीज में रहते हुए, जहाँ पे क्लाइंट आपको फिर रिगार्ड कर रहा होता है कि हाँ यार सही मानों में इस कंसल्टेंट ने मुझे कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, मुझे टैक्स सेव करके दिया है। और अगेन यही फिर आपकी मोटिवेशन होती है जो आपको करियर में आगे ले जाती है। एक्सेलेंट टिप्स सर, एक्सेलेंट। और सबसे अच्छी बात कि आपने कहा कि वो 2-2.5 घंटे भी कीमती हो जो हैं वो बच सकते हैं अगर हम उसी घंटे को किसी पढ़ाई में किसी भी काम में So that's a very good tip which you have given to the students and also the CA practitioners. So sir, जैसे आपने अभी कहा कि आपको ये फील्ड बहुत lucrative लगी, प्लस ये कि आपको यहाँ एक स्कोप नज़र आया कि यहाँ इससे आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ऐसी फील्ड है जिसको ज़्यादा लोग परस्यू भी नहीं कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। सो बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ये सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। yes. तो आप जो है मैं आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि इतने अगर हमें पहले से पता था कि एक करप्ट डिपार्टमेंट है और इसकी कोई बहुत अच्छी जो है रेपो नहीं है, फिर भी आपने इसको परस्यू भी किया, और ना सिर्फ परस्यू किया बल्कि माशाल्लाह आज तो आपका एक नाम है। सो हाउ हैव यू कैरीड दिस थिंग विथ यू? देखिए, जिस वक्त मैंने टैक्स में अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया उसी वक्त जब मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की थी तो मुझे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि यार यहाँ पे करप्शन वाला एंगल भी है और यहाँ पे ग्रीस मनी और इस तरीके की चीज़ें होती है, और पाकिस्तान की जो टैक्स अथॉरिटी से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लेकिन टैक्सेशन में आने से पहले और टैक्सेशन में आने के बाद अब जो भी मेरा 7-8 साल का टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, ये चीज़ फील की है कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। अगर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही करप्ट होगा। देयर आर गुड पीपल, देयर आर पीपल के जो अपनी ड्यूटीज़ जो है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और करप्शन भी ना कभी भी वन साइडेड नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लोग हैं और एक ईमानदार है और एक करप्शन है और वो कोई ट्रांजेक्शन ऐसी कर जाए जिसमें करप्शन हो। ये हमेशा 2 साइडेड होती है। अनफॉर्चुनेटली इस जर्नी में मैंने बहुत सारे लोगों से इस तरह का फतवा सुना कि अगर कोई चीज़ आपका हक है और उसको हासिल करने में आपको गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मुश्किलात आ रही है और आप उसको हल करने के लिए ग्रीस मनी देते हो, तो वो गुनाह नहीं है या वो करप्शन नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बात कर देना बहुत सारे लोगों को एक लाइसेंस दे देता है कि यार ये तो हमारा राइट था, इसको हासिल करने के लिए चूंकि मेरी मशीनरी स्लो थी तो मुझे ग्रीस मनी देनी पड़ रही है। और वो काम अगर शायद इस तरह की कोई बात होती कि भाई ये अलाउड ही नहीं है तो आज हम एक बहुत बेहतर सिचुएशन में होते। फिर सेकेंडली जिस मैंने बात की कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो यस देयर आर पीपल जो सिर्फ पैसे लेके ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन देयर आर गुड पीपल जो कि आप उनको कंप्लायंसेस फुलफिल करके दो, टैक्स की प्रॉपर कंप्लायंसेस हो, जो आपकी टैक्स ऑब्लिगेशन बनती है उनको डिस्चार्ज करो, आपको कोई हर्डल्स नहीं आ रहे होते। मैंने आई गेस मिड ऑफ 2016 में टैक्सेशन KPMG का टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया।
1 साल का अर्सा आर्टिकलशिप का अपनी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में KPMG में सर्व किया। आर्टिकलशिप के बाद 2.5 से 3 साल मैंने मैनेजर लेवल पे KPMG पे सर्व किया। 2020 से लेकर 2023 तक अभी अपनी प्रैक्टिस अपनी ही फर्म में एज अ टैक्सेशन हेड टैक्स डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ। तो मैंने पिछले 7-8 सालों में बहुत सारे क्लाइंट्स के रिटर्न फाइल किए, बहुत सारे क्लाइंट्स की कंसल्टेंसी देखी, बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आंसर किए। हर जगह पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं ख्वारी से बच जाऊँ, सेटलमेंट की तरफ चला जाऊँ, या मैं अपनी बात पे कंप्लाइंट रहूँ, जो कंप्लाइंसेस बनती है, जो टैक्स की ऑब्लिगेशन बनती है वो डिस्चार्ज करूँ और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो। तो ऑप्शन तो हमारे पास हर केस में 2 ही होते हैं कि भाई आप या तो सीधा रास्ता सेलेक्ट करो या गलत रास्ता। वो तो फिर आप पे डिसाइड करता है कि आपने किस तरफ जाना है। और अगेन अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि आपने ग्रीस मनी नहीं देनी, आपने कोई इलीगल काम नहीं करना, बिजनेस के शुरू में आपको चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब आप टैक्सेशन की फर्म स्टार्ट करते हो, एक तो है कि रिटर्न फाइलिंग, कंप्लाइंस, ये वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें डिपार्टमेंट से रेगुलरली करवाने होते हैं, लाइक क्लाइंट्स के लिए एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना या क्लाइंट के लिए कोई फला अप्रूवल लेना। इन चीज़ों में डिपार्टमेंट आपको पहले रुलाता है। अब जब डिपार्टमेंट आपको तंग करता है तो आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ हो रहा होता है, वो आपसे हाथ से निकलने की हो रहा होता है। लेकिन शुरू में आपको ये टफ मिल रहा होता है, मतलब एक टफ टाइम दे रहा होता है। लेकिन वंस अगर आपने उस मोमेंट पे ग्रीस मनी दे दी, अब डिपार्टमेंट के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ही ये बन गई। अब आपका कोई लीगल काम हो या इलीगल काम हो, वो इसी तरीके से ही होगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आप जो है ना रिवर्ट करो और अपनी बात पे कायम रहो कि नहीं, जो लीगल तरीका है वही, जो ऑनेस्ट तरीका है वही। तो ये शुरू में आपको टफ टाइम मिल रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि डिपार्टमेंट में भी आपकी उसी लेवल की रिस्पेक्ट आ जाती है। फिर डिपार्टमेंट को भी पता है कि यार फला फर्म से या फला बंदा आ रहा है तो हम उससे ये इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो डिपार्टमेंट में भी पोजीशन फिर एक वक्त आता है क्लियर हो जाती है। क्लाइंट्स को भी पता है कि अगर कोई 2 नंबर काम है या इस तरह का काम है तो वो आपको इस काम के लिए परस्यू नहीं कर रहा होगा। जो लीगल मैटर्स हैं, जहाँ लॉ की कंप्लाइंसेस की बात है, आप लीगली कंप्लाइंट हो, आपको कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता, आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की सर। जैसे अभी आपने कहा कि आप जो है अपने टैक्सेशन फर्म के जो है डिपार्टमेंटल हेड हैं और आप उसे बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, उसी के साथ आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से भी एफिलिएटेड हैं एज अ को पार्टनर। तो सर 2 एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप्स आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? व्हाट इज़ योर सीक्रेट? बेसिकली अब मेरी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। लोगों से बातचीत करना या घुलना मिलना मेरे मिजाज में नहीं है। इवन अपनी CA की एजुकेशन भी मैं देखता हूँ तो मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं था। आई वॉज अ बैक बेंचर, और मुश्किल से मुझे याद पड़ता है कि जो एंड के सब्जेक्ट्स है उसमें मेरा क्लासरूम में कोई ऐसा भी दोस्त हो जिससे मैं बातचीत करूँ। लेकिन जैसे CA का जो मॉड्यूल D था उसमें जो है ऑडिट के सब्जेक्ट में मेरा मेरिट सर्टिफिकेट आया, तो क्लासरूम में ICAP की लाइब्रेरी में मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि यार ये वो बच्चा है जिसका ऑडिट का मेरिट सर्टिफिकेट आया है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो आगे चीज़ें पूछते थे, समझते थे, चाहे वो अकाउंटिंग की हो, चाहे वो ऑडिटिंग की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो वहाँ लाइब्रेरी में लोगों को, अच्छा एक बैकग्राउंड मेरा ये था कि जनरली 9 मैट्रिक इंटरमीडिएट में प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह तो दिया करता था, लेकिन जो CA की एजुकेशन जर्नी का दौर था वहाँ पे ICAP की लाइब्रेरी में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। और मुझे याद है कि CA फाइनल का जो सबसे लास्ट लेवल था उसमें तो एक ऐसा टाइम था कि मेरे दिन के 2-2.5 घंटे फिक्स हुआ करते थे जिसमें मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा होता था। वहाँ से उन स्टूडेंट्स ने या उन दोस्तों ने मुझे फीडबैक दिया कि यार तुम्हें बहुत जो है ना टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए और तुम्हारी समझाने की जो सलाहियत है ना वो बड़ी कमाल की है। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी भी हूँ इस हवाले से। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे सीनियर्स में देखता हूँ जो कि इस स्टेज तक आकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है या हम किस चीज़ या क्या काम करने के लिए बनाए गए। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने वो अपने कोलीग्स के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू बड़ा ही अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करवा दिया था कि यू शुड बी अ टीचर, आप एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हो। तो फिर जब क्वालिफाई हुआ, आर्टिकलशिप को तकरीबन 1.5 साल का अर्सा रहता था, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है टैक्सेशन में अपना करियर बना रहा हूँ और टैक्सेशन को ही एज अ सब्जेक्ट, एज अ टीचर टीच भी करूँगा। और उसके बैक पे एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो एजुकेशन या जो टीचिंग की मेरी नॉलेज होंगी वो मुझे मेरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हेल्प कर रही होगी। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट के साथ प्रैक्टिकल मसले मसाइल, वही चीज़ें मेरी टीचिंग को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि जब मैंने टैक्सेशन की टीचिंग स्टार्ट की और टैक्सेशन में अपना करियर भी स्टार्ट किया तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती थी। और चूंकि वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती थी, फिर आप अपने दिन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हो कि अगर आपके पास जो भी वर्किंग आवर्स है, आपने एक सर्टेन टाइम अपनी एजुकेशन को दे दिया, टीचिंग को दे दिया, एक सर्टेन टाइम आपने अपने काम को दे दिया, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती है एज गुड एज के आप कितना मोटिवेटेड हो उसको आगे परस्यू करने में। ज़बरदस्त सर। सबसे पहली बात तो जो आपने कही कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन थे, उसके बावजूद आपने आइडेंटिफाई किया
कि आप जो हैं आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत स्ट्रांग है और ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है कि इंट्रोवर्ट लोग जो हैं वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करें कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो हम सबको पता है, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी और मुझे आपका नाम पता चला था तो मुझे आपसे मिलने से पहले पता था कि आपकी कितनी लंबी फ़ैन फॉलोइंग है। और माशाल्लाह आज भी अगर कोई स्टूडेंट होता है तो वो आपको मतलब वो ऐसे कह रहा होता है कि टेक्स्ट हमें इस तरह समझ आता है सर से पढ़ के जैसे कि हमें सर ने घोल के वाकई में पिला दिया। सो लाइक ये एग्जाम्पल आप पे सेट हो रही है। अच्छा सर, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टीचिंग तो आपने बड़ी इंजॉय की और आपने एंटरप्रेन्योरशिप भी देखी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एआई और डिजिटलाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड पे ओवर पावर होती जा रही है, ठीक है। तो उस पर जो एक चीज़ नज़र आ रही है, अभी हम सबको एक ईमेल्स आते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आईरिस अकाउंट बना लें और आप अपने टैक्स फाइलर बन जाएं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ स्टार्ट हुई है या इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी और एडवांस लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी फील्ड है कंसल्टेंसी की उसको किसी तरह का कोई चैलेंज फेस करना पड़ेगा? देखिए आ रहा है इस हवाले से सिर्फ टैक्सेशन नहीं, कोई भी आप फील्ड सेलेक्ट कर लें, चाहे आप मेडिकल साइड पे हो या टैक्सेशन साइड पे हो या अकाउंटिंग साइड पे हो, अगर आप बदलते हुए वक्त के साथ साथ चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो यस आप पीछे रह जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ अपनी टीचिंग को ही देखें और पिछले 7-8 साल की टीचिंग को देखें तो उसमें से समझता हूँ कि इतना रैपिड चेंज आया है कि 2019 से पहले सुबह 7 बजे फजर में क्लास हुआ करती थी और 150 बच्चों का ऑडिटोरियम फुल हुआ करता था। कोविड के बाद 1-1.5 साल में ऐसा चेंज आ गया कि हम सारे जूम लाइव इस तरह की क्लासेस पे चले गए। जूम क्लास लाइव क्लासेस के बाद अब एक ऐसा दौर आ गया कि जहाँ पे बच्चों को एनिमेशन भी चाहिए और हाई क्वालिटी लेक्चर्स भी चाहिए। तो अगर मैं आज भी उसी स्ट्रैटेजी पे चलता रहूँ कि मैं सुबह 7 बजे टैक्सेशन की क्लास लूँगा तो ऑब्वियसली आज मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो इसी तरीके से टैक्सेशन एज अ फील्ड भी आप इसको इसी तरह से देखें। पाकिस्तान में अच्छी बात भी कह लें बुरी बात भी कह लें कि पाकिस्तान में टैक्स लॉस में इतना रैपिड चेंज आ रहा होता है कि हर 6 महीने साल में टैक्सेशन चेंज ही हो रही होती है। तो इसके अंदर ये एक एंट्रेंस बैरियर क्रिएट कर देता है कि बहुत सारे नए लोग जो टैक्सेशन को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए एक बैरियर बन जाता है। तो आप अगर इस फील्ड में हो तो आप एक अच्छा मार्जिन एंजॉय कर सकते हो। दूसरी तरफ बुरी बात या नेगेटिव साइड इसकी है कि आपको उस मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए अपडेट भी रहना पड़ेगा, आपको इतना ही पढ़ना भी पड़ेगा जो चीज़ दूसरों के लिए एंटी बैरियर है आपके लिए भी एक तरीके से डिफिकल्टी हो सकती है कि आपने अपडेट रहोगे तो ठीक है, नहीं अपडेट करोगे अपने आप को तो आप भी जो है ना आउटडेट हो जाओगे। तो टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हो गई या और लेट्स से कि चीज़ें एआई बेस्ड हो गई तो ये इस फील्ड को आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी। ऑब्वियसली अगर हम लेट्स से कि हम दुनिया को छोड़ दें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम पिछले 15-20 सालों से या जब से होश संभाला ये समझते हैं कि हर साल हमारी इनकम इतनी है, एक्सपेंसेस इतने और डेफिसिट में जा रहे हैं। एक हद तक हम एड्स पर रिलाय कर रहे हैं, बोरिंग्स पर रिलाय कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी तो उसका कोई हल निकालना है ना। आज अगर 25 करोड़ की आवाम में 25 लाख लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यस आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट या कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे पॉपुलेशन या जो ये टैक्सेशन के फाइलर्स का नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो एआई बेस्ड मैं समझता हूँ कि सप्लाई ही इंक्रीज करेगी कस्टमर्स की। अगर लेट से कि टैक्सेशन आज पाकिस्तान में अगले 2 साल में 3 साल में कम्प्लीटली एआई बेस्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स 25 लाख नहीं रहेंगे, वो शायद 2.5 करोड़ पर जाएंगे। अभी 25 लाख लोगों के रिटर्न फाइल करने के लिए जो कंसल्टेंट्स हैं वो इनफ नहीं है कि जो 25 लाख लोगों को रिटर्न फाइल कर सकें, मारामारी चल रही होती है। तो अगर 2.5 करोड़ लोग रिटर्न फाइलिंग पे आ जाते हैं तो फिर तो कितनी कंसल्टेंट की डिमांड होगी। तो बस अब ये है कि किसी भी चेंज को आप किस तरीके से देखते हो। अगर आप उससे डरते हो और अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते उस चेंज पे तो यस आप पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आप उसी चेंज की पॉजिटिव साइड देखो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं टीचिंग की बात करूँ, कोविड से पहले अगर मैं 2019 तक टैक्सेशन फिजिकली वाइट बोर्ड चॉक बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो मेरा एक्सेस सिर्फ कराची के स्टूडेंट्स तक था। कोविड के बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन आई तो यस देयर इज अ फियर कि जो नॉर्थ के टीचर्स हैं वो कराची के स्टूडेंट्स मतलब वो इस प्रोफेशन में इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास भी तो वो अपॉर्चुनिटी है कि मैं भी तो वहाँ के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। तो सेम इसी तरीके से टैक्सेशन भी है। तो यस एआई बेस्ड चीज़ों को आसान करेंगी। जो काम हम किताबों के अंदर ढूंढ के और घंटे लगा के कर रहे होते थे वही चीज़ हमारी एआई से हेल्पफुल वे में कम टाइम में एफिशिएंट वे में हो सकता है। तो बस कंक्लूजन ये है कि आपने बदलते हुए हालात के साथ चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना है और आप ग्रो करते जाओगे। ग्रेट एडवाइस सर कि वाकई अब ये सब परसेप्शन पे है कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली आपको हर चेंज जो है वो उसमें कोई पॉजिटिविटी मिल जाती है। अच्छा सर, अभी जैसे आपने भी बोला कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरीके की इन्फ्लेशन है और जॉब्स की भी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सीए करने के बाद जो है वो बाहर मूव करना चाह रहे होते हैं। तो टैक्सेशन को अगर वो एज अ ऑप्शन लेके बाहर देखें तो क्या स्कोप है? देखिए टैक्सेशन के हवाले से कि स्पेसिफिकली
मैं विद इन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, दोनों ही केसेस में ना ये बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव फील्ड है। और जहाँ तक बात है मोबिलिटी की, उसके हवाले से भी मेरे पास अपने ही साथ के कुछ नंबर ऑफ कोलीग्स की एग्जांपल्स हैं जो पाकिस्तान में टैक्सेशन से बाहर इजीली मूव हो गए। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूँ, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं अपनी आर्टिकलशिप में ऑडिट के पीरियड में था, तो एक क्लाइंट पे मैं एज आ इंचार्ज था EFU लाइफ इंश्योरेंस। EFU लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो है मैं एज आ इंचार्ज था, मेरे ऊपर एक सुपरवाइज़र था और कोई 4 से 6 लोगों की हमारी टीम थी। हम 6 लोगों ने EFU लाइफ इंश्योरेंस का जो असाइनमेंट था, ये जो ऑडिट था, उस पर 1.5 से 2 महीना लगाया। 1.5 से 2 महीने 6 लोग काम करते रहे, फिर 2-3 हफ्ते पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट रही, पार्टनर ने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू किए, और उस 1.5-2 महीने की 7-8 लोगों की मेहनत के बाद उस ऑडिट की ऑडिट फ़ी थी 12 लाख रुपए, 1.2 मिलियन। ये एक एग्जांपल हो गई। फिर जब मैंने अपने आप को टैक्स डिपार्टमेंट में अपना करियर स्टार्ट किया, तो मुझे याद पड़ता है कि मैं टैक्स डिपार्टमेंट में नया नया आया था KPMG में। मेरे पार्टनर के पास एक एडवाइस आई थी, मेरे पार्टनर ने मुझे कुछ फैक्ट्स वगैरह बताए और मुझे कहा कि इसके रेलिवेंट सारे लॉस जो है एक जगह जॉट डाउन कर दो। मैंने हार्डली 2 से 3 दिन सारे लॉस एक जगह जॉट डाउन किए। पार्टनर मेरे साथ 8 घंटे बैठा, उन लॉस के साथ साथ उसने वो पूरी एडवाइस ड्राफ्ट की। यानी कि 2-2.5-3 दिन की मेहनत मेरी, 1 दिन की मेहनत पार्टनर की। ऑब्वियसली उसके पीछे उसकी एक्सपीरियंस था, और वो 3-4 दिन की मेहनत के बाद जो एडवाइस गई थी, उसकी फ़ीस कोई 1 मिलियन थी। तो वहाँ पे मैं शॉक्ड हो गया कि कहाँ मैंने EFU लाइफ इंश्योरेंस पे 6 लोगों की टीम के साथ 1.5-2 महीने खर्च किए, 12 लाख रुपए फीस, और कहाँ ये 3 दिन 2 दिन मैंने मेहनत की, 1 दिन पार्टनर ने मेहनत की, और ये 1 मिलियन की फ़ीस। तो ये तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी कि एज अ कंसल्टेंट टैक्स कितनी लुक्रेटिव फील्ड है। फिर इसी के अगर आप लेट से कि जॉब वाले एंगल पे देखिए, अगर मैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हूँ, अगर मैं जॉब करता हूँ या मतलब अपने प्रोफेशन में नहीं आता, अपनी कंसल्टेंसी ओपन नहीं करता और मैं जॉब में करियर परस्यू करना चाहता हूँ, मुझे याद पड़ता है कि जब मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई बैक इन 2017, उस वक्त एक आर्टिकलशिप कंप्लीटेड CA इंडस्ट्री में लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक के पैकेज में जा रहा होता था। मेरे साथ कुछ 3-4 कोलीग्स थे जो कि ऑडिट से टैक्स डिपार्टमेंट में रोटेट हुए थे। और टैक्स डिपार्टमेंट में साल, 1.25 साल से का अर्सा गुजारने के बाद जब वो इंडस्ट्री गए ना, उनके पैकेजेस 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख इस तरीके से लगे। अच्छा, ऐसा क्यों कि सिर्फ एक क्वालिफाइड है, 3-3.5 साल की आर्टिकल से उसे 1.25 लाख का, 1.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, और उसी के ऊपर अगर उसने 1 साल का टैक्स एक्सपीरियंस का टच दिया हुआ तो वो 2-2.5 लाख के पैकेज पे जा रहा है। क्योंकि जितनी SMEs ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए टैक्सेशन का एक सेपरेट बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसा CFO जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की साइड भी जानता हो, ऑडिट भी निकालना जानता हो, और साथ साथ कंपनी की जो टैक्सेशन वाली साइड है या एटलीस्ट जो टैक्स कंसल्टेंट के साथ जो कम्युनिकेशन उसको मैनेज कर ले। तो मैंने देखा कि उस टाइम पे जिन लोगों ने आर्टिकलशिप के आखिरी 1 साल में टैक्स डिपार्टमेंट का टच ले लिया था या आर्टिकलशिप के बाद 6 महीने साल टैक्स में गुजार लिया था, वो इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली बहुत अच्छे पैकेजेस पे गए। फिर तीसरी चीज़ आती है कि अगर हमें पाकिस्तान से बाहर मूव करना है, जिस वक्त मैं KPMG के टैक्स डिपार्टमेंट में था, मुझे कुछ लोगों के, जैसे मेरे कुलीग्स के नाम याद है, आतिफ, आसिफ, मोहम्मद अली, 1-2 और लोग थे। ये सारे मेरे कुलीग्स, क्योंकि मैंने बताया कि टैक्सेशन में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का आने का इतना रुझान ही नहीं था, अभी कम ही है, और अब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन की फील्ड से भागता ही है। तो मेरे साथ कुछ 5-6 कुलीग्स मुझे याद पड़ते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड के नहीं थे, वो AC से क्वालिफाइड या IC में क्वालिफाइड थे, लेकिन टैक्सेशन में करियर परस्यू कर रहे थे। वो आज 5-6 लोग पाकिस्तान से बाहर हैं। कोई सऊदीया में बैठ के वेट फाइलिंग कर रहा है, कोई दुबई में इंटरनेशनल टैक्सेशन या ट्रांसफर प्राइसिंग में, और वो सारे लोग पाकिस्तान से बाहर टैक्सेशन में ही एसोसिएटेड है। देखिए, हमारा तो जो इनकम टैक्स लॉ है वो कोई 250-300 पेजेस का है। दुबई में जो अभी टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है वो हार्डली 30 पेज का है। तो अगर आपने इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स समझ लिया तो दुबई का टैक्स हो गया, UK टैक्स हो गया, कनाडा टैक्स हो गया, यस वो एक नई चीज़ है, लेकिन उसको समझना या उसको एब्जॉर्ब करना कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है। तो अगर आप टैक्सेशन में भी पाकिस्तान में करियर बनाते हो तो मैं समझता हूँ कि आपके पास इक्वली चांसेस हैं कि आप इजीली पाकिस्तान से बाहर भी मूव कर सकते हो। अच्छा, जब स्टूडेंट सर CA की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो कैफ में आ जाते हैं और उसके बाद उनके पेपर्स चल रहे होते हैं, तो एक कन्फ्यूजन उनको रहता है, उनको लगता है कि शायद टैक्सेशन एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए उनका लॉ में यानी कि उनके पास कोई लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या इस तरह के अगर बिजनेस में वो जाएंगे जहाँ पर वो एक टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट करें तो उनका बैकग्राउंड कुछ लीगल डिपार्टमेंट से होना चाहिए, ना कि टैक्स जो आपका या एडवांस टैक्स आप लोग पढ़ा रहे होते हैं। तो सर इस चीज़ को आप किस तरीके से क्लैरिफाई करेंगे ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ? देखिए, राइट नाउ अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, तो कोई स्पेसिफिक
डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि सिर्फ टैक्सेशन के एरिया को कैटर करती हो। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टैक्सेशन के कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं 6 महीने साल के, लेकिन जिस तरीके से अकाउंटेंसी पे एक पूरे 6 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फॉर्म में, आईसीएमए की फॉर्म में, पिफा की फॉर्म में या ईसीसी की फॉर्म में, सिर्फ टैक्सेशन से पढ़ने कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपनी कोर्सेज या 6 महीने के साल के कोर्सेज ऑफर करते हैं। अब टैक्सेशन, पाकिस्तान का जो टैक्सेशन है वो 3-4 तरह की सर्टिफिकेशंस में आपको पढ़ाया जाता है। सीए में, आईसीएमए में, पिफा में, ईसीसी में अगर आप टैक्स का वेरिएंट ऑप्ट करें। इन 5-6 अगर आप सर्टिफिकेशंस को देखें ना तो सबसे ज़्यादा टैक्स या सबसे ज़्यादा डिटेल में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के साथ सीए पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो कैफ का टैक्स और सी फाइलर का टैक्स पढ़ लिया तो बुकिश नॉलेज के पर्सपेक्टिव से या लीगल साइड के पर्सपेक्टिव से आप वैसे ही हाई एंड पे हो। अब आपने उसकी प्रैक्टिकल साइड पे जाना है। हाँ, प्रैक्टिकल साइड में इन्वॉल्व होने के बाद लेट्स से कि आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन को करियर परस्यू करते हैं तो ऑब्वियसली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप डिपार्टमेंट लेवल पे अपील जा सकते हो, कमिश्नर लेवल पे अपील जा सकते हो, ट्राइब्यूनल में भी अपेयर हो सकते हो। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना है तो फिर आप चेरी ऑन द केक के तौर पे एलएलबी कर लो या कोई एडवांस डिप्लोमा इन टैक्सेशन वगैरह की फील्ड देख लो, तो फिर आप हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में भी अपेयर हो सकते हो। तो वो तो अगेन एक जर्नी है कि आप कितना ग्रो करना चाहते हो या कहाँ तक जाना चाहते हो। लाइक मैं फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले की बात है कि एक दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया यूके का, कि यूके में जो है ना मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल की जॉब थी टॉप 10 कैटेगरी की फॉर्म में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा तो जो है एक्सपीरियंस वो पाकिस्तान टैक्सेशन का है, यूके टैक्सेशन का नहीं है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि कोई मसला नहीं है, आपका पाकिस्तान टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है, अगर आप सिर्फ एडीआईटी कर लेते हो, एडीआईटी बेसिकली 3 पेपर्स निकालने होते हैं उसमें एडवांस डिप्लोमा इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो हम आपको मैनेजर, सीनियर मैनेजर पे ऑप्ट कर लेते हैं। और वो पेपर ऑब्वियसली कि अगर मैं ऑप्ट करता हूँ और साल 1.5 साल उसके लिए पढ़ता हूँ, जो कि ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई के मुकाबले मुझे कंपैरेटिवली बहुत कम पढ़ना है, तो आपके पास ऑप्शंस तो है कि अगर आपने पाकिस्तानी टैक्सेशन समझ लिया फिर आपको एडवांस कोर्स कर लेते हो टैक्सेशन में या किसी एक कंट्री का स्पेसिफिक टैक्सेशन सर्टिफिकेशन वगैरह कर लेते हो, आपके पास ऑप्शंस हमेशा ही ओपन रहता है। थैंक यू शेयरिंग फॉर सो मच नॉलेज अबाउट टैक्सेशन सर, क्योंकि आज जो बातें आपने हमें टैक्स से रिलेटेड बताई ये वो बातें हैं जिनका क्लियर होना हमारे स्टूडेंट्स या सीए ट्रेनीज के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कि उन्हें हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इस फील्ड को देखना है। सेकेंडली उन्हें इस चीज़ को समझना है कि अगर वो इसे एज अ करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए और उन्हें किस तरीके से इसे परस्यू करना चाहिए। और हर दफ़ा इस फील्ड में कोई बुराई नहीं होती है और इसमें भी एक्सेल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। ये हमारे आज के गेस्ट सर मुर्तज़ा कायद जो कि एक टीचर भी हैं और जैसे हमने आपको बताया कि टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, और आज जो इनकी बातें थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इंसान अगर ये बिलीव रखे कि उसे हर चीज़ में एक पॉजिटिव एलिमेंट ढूंढना है तो वो कुछ भी कर सकता है। सो वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग पर्सनैलिटी ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस सर मुर्तज़ा कायद। थैंक यू। So we will be coming again next week with a new guest. Thank you so much. Allah Hafiz.